हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उन्हें देखेंगे। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में क्रिया समझाया था, साथ ही कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक उसे भी समझाया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों को। क्रिया के भेदों को जानने से पहले चलिए एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में क्रिया को देख लेते हैं कि क्रिया क्या है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, रमा सोती है, फूल सुंदर है। तो इस वाक्य में खेलता है से क्या पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, तो ये क्या है, क्रिया है। वैसे ही रमा सोती है, तो सोती है से क्या पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। ठीक है, वैसे फूल सुंदर है, तो है से यहाँ पता चल रहा है कि फूल क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर है वर्तमान में उसकी सुंदरता को बताने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर है क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में खेलता है, सोती है तथा है से किसी कार्य के करने या होने का भाव प्रकट होता है, अतः यही सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने के भाव का पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया तथा कृदंत क्रिया। अब हम एक एक क्रिया को उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो पहला है सामान्य क्रिया। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि सामान्य। ठीक है, तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पर खाया जो क्या है, एक ही क्रिया है। रमेश गया, गया एक ही क्रिया है। तुम खेलो, तो खेलो, है कि नहीं। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ संयुक्त क्रिया पर। तो संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि धातु किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम ना जोड़ के क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं वही धातु होता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं हो सकती है। ठीक है, अगर एक क्रिया हुई तो वो सामान्य क्रिया के अंतर्गत चली जाएगी, लेकिन संयुक्त क्रिया में या तो दो या फिर दो से अधिक क्रियाएं हो सकती है। तो ऐसे वाक्य में जो क्रिया होंगी उन्हें ही संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि खाना खा लिया होगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 क्रियाएं हैं। बाजार जा रहा है, तो जा रहा, है कि नहीं, ये भी क्रिया, 2 क्रिया हो गए। बच्चे मैदान में खेलने लगे, तो खेलने लगे, 2 क्रियाएं हैं, इसलिए क्या है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब है एक क्रिया अगर हो जिस वाक्य में तो वो सामान्य क्रिया, और 2 या 2 से अधिक क्रिया अगर किसी वाक्य में है तो क्या है, वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ये सभी संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं क्योंकि इनमें एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। मुख्य क्रिया से जुड़ी अन्य क्रिया अपना अर्थ खोकर उस मुख्य क्रिया में विशेषता ला देती है, इसे रंजक क्रिया कहते हैं। तो हमने यहाँ पर और एक क्रिया के बारे में समझा, रंजक क्रिया क्या है ये। तो जैसे कि संयुक्त क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती है, ठीक है, जिनमें से एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है। अब वो सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया के ही अर्थ में क्या कर देती है, खुद को खो देती है, मतलब खुद को मिला लेती है। ठीक है, जैसे, और जो ये सहायक क्रिया होती है जो अपने अर्थ को खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विलीन हो जाती है उस क्रिया को कहते हैं रंजक क्रिया। ओके, समझते हैं उदाहरणों से। रंजक क्रियाओं के कुछ उदाहरण देखिए आप। वह पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना जो है, पढ़ जो है ये क्या है, मुख्य क्रिया है, पढ़ना पढ़ना, लेकिन जो चुका है दूसरा जो क्रिया है वो रंजक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, मतलब पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने के कार्य को क्या करता है, आगे बढ़ाता है ये रंजक क्रिया। आगे और एक उदाहरण जरा समझते हैं। दीपक हंसने लगा, तो यहाँ पर हंसने क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, हंसना मुख्य क्रिया है। अब ये जो लगा दूसरी जो क्रिया है वो हंसने के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रंजक क्रिया। ओके, वैसे ही आगे बच्चा गिर गया, तो यहाँ पर गिरना है मुख्य क्रिया,
है कि नहीं। अब गया जो दूसरी क्रिया है वो क्या है, इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये क्या है, रंजक क्रिया। तो इस तरीके से हम मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया को पहचान सकते हैं। और संक्षिप्त रूप में बताऊं तो संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है, जिसमें से एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है, मतलब उसकी बातों को आगे बढ़ाती है वो, है कि नहीं। और वो जो सहायक क्रिया है वो रंजक क्रिया भी कहलाती है। उदाहरण के रूप में बच्चा गिर गया, तो यहाँ पर गिरना जो है मुख्य क्रिया है और जो गया है वो क्या होगा, रंजक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ। अगला है नाम धातु क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जुड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या विशेषण शब्द, ठीक है, इन शब्दों के पीछे ना प्रत्यय जुड़ने के बाद जो क्रिया बनती है उन्हीं क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो उदाहरण द्वारा समझते हैं नाम धातु क्रिया किस प्रकार बनती है। जैसे देखिए संज्ञा बात, बात क्या है, संज्ञा है, हमने क्या किया, बात बतियाना बना दिया, तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। वैसे ही हाथ से हथियाना, है कि नहीं, क्योंकि इसमें हाथ शब्द है कि नहीं, इसी से बना है ये हथियाना, तो ये क्या हुआ, नाम धातु क्रिया। टक्कर टकराना, लाज लजाना, सब संज्ञा शब्द है और इनसे बने क्रियाएं ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। शर्म शर्माना, ठीक है, तो ये संज्ञा वाली हो गई। अब अगला देखते हैं सर्वनाम वाला, अपना अपनाना, ठीक है, विशेषण से गरम गरमाना, दोहरा दोहराना। तो ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बने जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो कि अक्सर ना लगाकर ही बनती है, तो इन क्रियाओं को ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में अगर कभी आपको ये शब्द दिख जाए जो कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनी क्रियाएं होंगी, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ता हूं प्रेरणार्थक क्रिया पर। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वैसे प्रेरणा दिया जाता है कि नहीं, चाहे वो स्वयं के लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो। तो इसी आधार पर ये जो प्रेरणा वाली जो बात है, प्रेरणा वाला जो काम है वो इन क्रियाओं द्वारा होता है, इसलिए इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी रवि से पत्र पढ़वाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पढ़वाने का काम हो रहा है दादाजी से, किसको, रवि को, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। नौकरानी से काम करवाती है, देखो करवाती है यहाँ पर है, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से काम करवा रहा है, क्रिया, वो शब्द क्या कहलाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया शब्द कहलाएगा। अब यह प्रेरणा जो है हम खुद को भी दे सकते हैं, ठीक है, खुद को भी काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, हम करते भी हैं, और कभी दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं या करवाते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या है प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कर्ता है वो स्वयं को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। जैसे लता श्रोताओं को गीत सुनाती है, ठीक है, तो वह स्वयं को प्रेरित करती है गीत सुनाने के लिए और वो गीत सुनाती है। तो प्रथम में स्वयं के ऊपर होता है। जैसे माँ बच्चे को भोजन खिलाती है, तो माँ काम स्वयं कर रही है, वो खुद को प्रेरणा दे रही है खिलाने का, और माँ जो है स्वयं कार्य कर रही है, इसलिए यह क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अगला देखें तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब यहाँ पर खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरे से काम करवाता है, तो इसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के रूप में नौकरानी से बच्ची के हाथ धुलवाती है, माँ नौकरानी से बच्ची के हाथ धुलवाती है, तो बच्ची का हाथ माँ नहीं धोती है, नौकरानी से क्या धुलवाती है, इसलिए क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि यहाँ जो करता है वो स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में स्वयं को
प्रेरणा देना और द्वितीय में अगले को, दूसरे को प्रेरणा देना, इसलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो इन दोनों के रूप भी देख लीजिए किस आधार पर है। जैसे क्रिया करना, तो प्रथम प्रेरणार्थक में कराना, द्वितीय प्रेरणार्थक में करवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। उठना, उठाना, उठवाना। तो उम्मीद है आपको ये प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई। अगली क्रिया देखते हैं जो कि है पूर्वकालिक क्रिया। तो मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी होती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्व का मतलब ही होता है पहले, ठीक है। पूर्वकालिक पहले जो हो चुका है। तो उसी आधार पर वे चाय पीकर कार्यालय चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीकर है वे चाय पीकर कार्यालय चले गए, तो यहाँ पर मुख्य काम क्या है, कार्यालय चले गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक क्रिया आ चुकी है जो कि चाय पीकर, तो ये क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। वैसे ही वह हाथ धोकर खाने बैठा, तो यह खाने बैठा ये हो गया मुख्य क्रिया, खाने बैठा, है कि नहीं। अब लेकिन उससे पहले उसने और एक कार्य किया, क्या किया, हाथ धोया। तो मुख्य क्रिया से पहले जो अन्य क्रिया हो चुकी होती है वही कहलाती है क्या, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन वाक्यों में प्रीकर और धोकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं जो कि मैंने आपको बताया। मूल धातु में कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें या तो कर जुड़ा रहेगा या फिर कर के जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं तो पी कर, कर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ भी कर जुड़ा हुआ है, और कई सारे ऐसे वाक्य जिसमें कर के भी जुड़ा रहता है। तो फिर से बता दूं, मूल क्रिया जो होती है उससे पहले अगर कोई क्रिया आए जो कि कर या कर के जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं कृदंत क्रिया पर। यदि किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ता, पढ़ता, खाता, खाता, लिखता, लिखा, चल कर, चल कर। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये पढ़ क्या है, पहले से धातु है कि नहीं, धातु क्रिया धातु है। तो इसमें क्या लगा, ता प्रत्यय लगा, तो पढ़ता तो क्रिया ही है। वैसे ही खा में ता लगा, खाता तो क्रिया ही है कि नहीं, खा क्रिया ही है जिसमें ता प्रत्यय लगा, बना खाता। लिख एक क्रिया ही है लेकिन एक धातु क्रिया है जिसमें से आ लगा प्रत्यय, तो वो क्या हुआ, लिखा। चल में जो कर लगा तो बना चल कर, तो क्रिया ही बना। तो यदि किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। तो ये पहले से एक धातु रूप में क्रिया है, ता जब प्रत्यय लगा तो उसका केवल रूप बदला, तो इसे हम कहते हैं कृदंत क्रिया। खाता, खाता, ठीक है, लिखा, लिखा, चल कर, चल कर, तो केवल रूप परिवर्तित होता है यहाँ पर। ओके, और यही कहलाती है क्या, कृदंत क्रिया कहलाती है। तो उम्मीद है आपको यह संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद है आपको समझ में आ गए। जिसमें सामान्य क्रिया में हमने जाना कि केवल एक क्रिया होगी यहाँ पर, है कि नहीं, वाक्य में केवल एक क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया में हमने जाना कि वाक्य में 2 से अधिक क्रियाएं होंगी। नाम धातु क्रिया में हमने जाना कि यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के जो शब्द हैं उनसे क्रिया बनाए जाते हैं। बतियाना, बात का बतियाना, है कि नहीं, वैसे बनाया जाता है, नाम धातु इसे क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में हमने जाना कि जिसमें कर्ता स्वयं को, एक तो स्वयं को प्रेरणा देता है काम करने के लिए और एक तो दूसरे से काम करवाता है, तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। पूर्वकालिक क्रिया में हमने जाना कि मुख्य क्रिया से पहले भी कोई क्रिया हो चुकी होती है, ठीक है, जिसमें कर या कर के लगा हुआ रहता है, तो वह क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया। और कृदंत क्रिया में हमने जाना कि जो क्रिया का धातु रूप है उसमें ता प्रत्यय जुड़कर जो नया रूप बनता है उसे ही कृदंत क्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको यह संरचना के आधार पर क्रिया के भेद वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर से कहता हूँ कि अगर किसी ने क्रिया वाला वीडियो नहीं देखा जिसे मैंने क्रिया के बारे में बताया है और कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को बताया है, उनके भेदों को बताया है, जिसने वह वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको यह क्रिया जो है अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।